असलियत को भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा और इस अपनी साख बनाना, अपनी विश्वसनीयता बनाना और लोगों के सामने एक संयुक्त और मजबूत चेहरे के साथ जाना जो है, ये कांग्रेस का काम अब नहीं है। कांग्रेस ने अपना काम कर लिया, अब उन विपक्षी दलों का काम है जो विपक्षी एकता की बात को बड़े जोर शोर से कह रहे हैं। राजीव जी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और जब ये यात्रा समाप्त हुई थी, जो हम दोनों के बीच में स्क्रीन पर यानी श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में, तो वहाँ कश्मीर की दो पार्टियां थीं और दोनों के प्रमुख वहाँ मौजूद थे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और साथ में महबूबा मुफ्ती। इनके अलावा इधर मैदान से कोई नहीं था। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या सारी जो हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ टिकी रहेंगी, या अपनी तरफ भी लोग झांकेंगे कि हम क्या कुछ कर रहे हैं? और शायद यहीं से शुरुआत होती है कांग्रेस के अंदर जो थोड़ा बहुत भय अगर होगा उसकी। और 2004 की स्थिति, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की इंडिया साइनिंग को हरा करके, और उस समय यूपीए का गठन उस ढंग से नहीं हुआ था, चुनाव के बाद यूपीए का गठन हुआ, जिसके बारे में जेपी सिंह साहब बता भी रहे थे। और लेकिन 2024 की स्थिति में बहुत फर्क है। 2004 में शायद न्यायपालिका, मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका सब एक पक्षीय नहीं थे, यहाँ अब एक पक्षीय दिखाई देते हैं। इसलिए बहुत कुछ यहाँ समझने की जरूरत उन लोगों को भी, उन विपक्षी दलों को भी है जो खुद अपने आप में छत्रप हैं और खुद उस कुर्सी पर यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होना चाहते हैं। तो आप सपने पाले रहिए, कांग्रेस को कोसते रहिए और सोचेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा, राहुल गांधी आगे आ जाएंगे तो बदल जाएगा। क्या ऐसा होने वाला है सिर्फ अकेले राहुल गांधी के दम पे? आप तो उधर वोट काटने में बैठे हुए, वोट काटने के लिए। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ये डर, भय नहीं है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो उनके जो एमओआई समीकरण है वो उस पर कहीं ना कहीं कैंची चलेगी? क्या ये भय नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को नहीं है कि वहां भी कांग्रेस मजबूत होगी तो ऐसा ही होगा? तो जब उत्तर प्रदेश और बिहार में ये स्थिति है तो बाकी जगहों पर क्या होगा? और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, 336 सीटें हैं हिंदी भाषी प्रदेश के, 336 सीटें हैं और 336 सीटों से ही बीजेपी जो है बहुत ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है और यहीं से जीत के जाती है, वहां तक पहुंचती, दिल्ली की कुर्सी पर पहुंचती, जिसमें से 303 सीटें हैं। भारत में बहुत मजबूत स्थिति में आज की तारीख में राहुल गांधी की जो पदयात्रा है दिखाई देती है कांग्रेस। लेकिन इधर जब बात आती है तो यहां पर यही लोग तो हैं जो अलग अलग छत्रप के रूप में बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के वोट बैंक में ही सेंधमारी करके बैठे हुए हैं। और जो यहां डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कह रहे थे कि ऐसे 50 लोग हैं जो कांग्रेस से छोड़ करके निकले हैं और फिर अब कांग्रेस की तरफ देखेंगे। देखिए, परिस्थितियां बहुत कुछ हो सकती हैं। केरल में सीपीएम और कांग्रेस आमने सामने है, लेकिन त्रिपुरा में वो एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं इस वक्त। यही स्थिति हमने वेस्ट बंगाल में भी देखी और यही स्थिति 2004 में भी हमने देखी थी जब वो साथ साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। यूपीए में सीपीएम भी, वामपंथी दल भी थे। तो ये परिस्थितियां बन सकती हैं जब वामपंथी एक साथ एक मंच पे आ सकते हैं। आज इसी सीपीआई माले के मंच पे अगर ये पहुंचे हैं तो उन्होंने अपने, क्या जरूरत है कि सीपीआई एमएल के मंच पर उनके नेशनल कन्वेंशन में वो दूसरे दलों को बुलाएं? हमारा ये इंटरनल मामला है जी, आपको क्यों बुलाएं? लेकिन वो बुलाए तो वहां पर तमाम दलों के लोग गए। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में आप कांग्रेस को बुलाएंगे? क्या आप आरजेडी के नेशनल कन्वेंशन में कांग्रेस को बुलाएंगे? क्या आप नीतीश बाबू के जेडीयू के नेशनल कन्वेंशन में कांग्रेस को बुलाएंगे या बुलाए हैं? क्या केसीआर या ममता बनर्जी जी बुलाएंगी? क्या मायावती जी बुलाएंगी? ये भी तो एक सवाल उठता है। तो दिल बड़ा करना होगा, मेरा कहना यह है। लेकिन आपसे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आप तमाम साथियों से ये बात जरूर समझना चाहेंगे कि बहुत कुछ जो ये चर्चा हम कर रहे हैं बहुत गंभीर चर्चा है और ये चर्चा पूरी रूपरेखा भारत के नक्शे को दीजिए तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये समझने की कोशिश कि कहां कौन जीत रहा है, कहां हार रहा है और 100 है। नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब ये और उसके बाद भी सब कुछ संभव है। अगर सब कुछ संभव है तो 100 क्या 50 सीटों पे भी बीजेपी आ सकती है। लेकिन उसके लिए विपक्ष करे तो क्या करे? आपका नजरिया जरा समझना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल।
जब सब कुछ एक पक्षीय है, एक पक्षीय कह रहा हूं मैं, यहां निष्पक्ष की बात ही नहीं है, सब कुछ एक पक्ष है, वैसे में कहां कांग्रेस कहां विपक्ष? राजीव जी, मेरा सोचना थोड़ा सा अलग से मेरा सोचना अलग है। ये बीजेपी है, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि अपोजिशन के लोगों को इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाए कि उनकी एम्बिशंस टकरा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी अगर हैं तो बंगाली अस्मिता के नाम पे ममता बनर्जी पूरी सीटें जीत सकती हैं। अगर बिहार के अंदर नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव प्रोजेक्ट करते हैं तो वो बिहारी अस्मिता पे पूरी सीटें जीत सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश अपने को प्रोजेक्ट करेंगे, केसीआर तेलंगाना में करेंगे और शिवसेना उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में करेंगे तो जीत सकते हैं। इस कंट्रडिक्शन को बीजेपी बढ़ा रही है। देखिए, वास्तविकता में अगर आज डिक्लेयर हो जाए, इस नाम डिक्लेयर हो जाए, मान लीजिए मध्य प्रदेश के किसी आदमी को डिक्लेयर कर दी जाए, तो जो बंगाली अस्मिता के नाम पे ममता बनर्जी को वोट मिलने वाले हैं वो नहीं मिलेंगे, शिवसेना को वोट नहीं मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है ये स्ट्रेटेजिक अलायंस की आवश्यकता है। जैसे मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर सारी सीटों पे अखिलेश यादव को हराने के लिए मुसलमान कैंडिडेट खड़े किए, 5-5, 6-6 और एमआई ओवैसी ने 5 अपने कैंडिडेट खड़े किए, जिससे कि 15-20 हजार वोट काट के उन्होंने सपा को हवा दिया। इस पे अपोजिशन को काम करना पड़ा। अगर आप सारे लोग हाथ हिला लेंगे तो हिंदुत्व तो फिर हावी हो जाएगा और बीजेपी भीगी। बिहार के अंदर बिहारी अस्मिता की बात हो, बंगाल के अंदर बंगाली अस्मिता की बात हो, महाराष्ट्र के अंदर मराठी अस्मिता हो, और जो पार्टी से समझौता नहीं हो सकता, मान लीजिए बंगाल की बात है, वहां समझौता नहीं हो सकता। अगर तीसरी शक्ति नहीं होगी तो जैसे बंगाल में नारा लगा था, पहले राम फिर बाम, और सारे के सारे वामपंथी जो है बीजेपी की तरफ चले गए थे, वैसा हो जाएगा अगर 1:1 की लड़ाई होगी। तो त्रिकोणीय लड़ाई कुछ राज्यों में आवश्यक है, कुछ राज्यों में बिहार और महाराष्ट्र में जो द्विपक्षीय लड़ाई है वो संभव है। कई स्टेट्स में त्रिपक्षीय लड़ाई जो है वो स्ट्रेटेजिक मूव है और वही त्रिपक्षीय जीत का प्रतिशत करेगी। प्री पोल अलायंस के बजाय पोस्ट पोल अलायंस ही विपक्षी एकता के लिए और विजय के लिए मेरे ख्याल से आवश्यक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक पहलू ये भी है, तो इन पहलुओं को, इन बातों को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत शानदार विश्लेषण आपने किया कि हाँ, अस्मिता की बात आती है, बिहार में बिहारी अस्मिता, यूपी की अस्मिता, उधर वेस्ट बंगाल की बंगाली अस्मिता, वैसे ही नीचे जाएंगे आप तो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, इन तमाम जगहों पे अपना गोवा अलग। तो इन राज्यों में और उनके लोगों को, और यहीं से शुरुआत होती है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस की जो बात हो रही है।